वेलकम टू एस पी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एस पी स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पर, जिसमें हमारा आज का जो डिस्कशन होगा वो आपके क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को लेकर के होगा। यानी कि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर जो आपके आगामी एग्ज़ाम 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोग को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिया था, आपको शॉर्ट आंसर टाइप बता दिया था, और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्नों पर। आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्नों पर जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होता रहे। मित्रों, ये जो क्लास चलाई जा रही है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाई जा रही है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के दौरान जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है, यानी कि नई शिक्षा नीति के तहत जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है, सेमेस्टर वाइज प्रणाली जो लागू हुई है उसी पर बात कर रहे हैं। और हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं क्लास के टाइमिंग की। तो आपकी जो यूट्यूब पर लाइव क्लास होती है वो रोज़ रात 8 बजे केमिस्ट्री की क्लास होती है, रोज़ रात 9 बजे फिजिक्स की क्लास, और सुबह 6 बजे मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आपकी बॉटनी और जूलॉजी की क्लास संचालित की जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हमारा आज का डिस्कशन होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और अगर ये प्रश्न आप तैयार कर ले जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप जो प्रश्न है इनको अगर तैयार कर ले जाते हैं तो ये मानकर चलिए 2022 में आपसे यही प्रश्न पूछा जाना है। और ये प्रश्न काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। जैसे अवध यूनिवर्सिटी में जो आपका पहले 2017 के पहले जो प्रणाली थी, रिटर्न पैटर्न था, तब वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है मित्रों, चलिए हमारा आज का डिस्कशन होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर। और देखते हैं जो पहला प्रश्न आपका है वो क्या है। पहला प्रश्न है आपका, पूछा गया है व्हाट इज आइसोमेरिज्म। क्या पूछा गया है? व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। पूछा गया है कि समवयता क्या है, दो भिन्न प्रकार के समवयों के बीच का अंतर क्या है, आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि आइसोमेरिज्म क्या है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म क्या है आप लोग जान लीजिए। देखिए, आज के इस क्वेश्चन सीरीज में आपको समझा करके बस आपको केवल इतना मोटिव है, इंपॉर्टेंट देने के लिए। समय कम है, आपकी परीक्षा जो है 20 तारीख से संचालित हो रही है, तो आप लोग जो है अपना पेपर अच्छे से तैयार करिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जा कर के और मतलब PDF प्राप्त कर सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या है, यानी समवयता क्या है। तो द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different in physical and chemical properties are termed as isomerism, and this phenomenon is called isomerism। देखिए, ये कह रहे हैं कि द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, वह कंपाउंड जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो परंतु जो उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या हो, डिफरेंट हो। और ये पूरी फेनोमेना जो है वो कहलाती है, वो क्या कहलाती है, आइसोमेरिज्म कहलाती है, समवयता कहलाती है। ठीक है, अब हिंदी में समझ लेते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र व अणुभार सामान्य होते हैं परंतु उनके गुण क्या होते हैं, उनके गुण जो हैं वो भिन्न होते हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल रासायनिक गुण और भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, समा वो भी कहलाते हैं। और ये गुण जो है वो क्या कहलाता है, समवयता कहलाता है। समवयता जो होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मुख्यतः दो प्रकार की होती है। टू टाइप्स आर आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं कि आइसोमेरिज्म जो है वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से आइसोमेरिज्म है? तो पहला जो है आइसोमेरिज्म दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला है स्ट्रक्चरल और दूसरा है स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, यानी कि संरचनात्मक
समावता और स्टीरियो यानी त्रिविमीय समावता, दो प्रकार के आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं। अब जो आपका पहला आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल, वो कितने प्रकार का होता है? वो 5 प्रकार का होता है। वो 5 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 5 भाग में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है चैन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावता। दूसरा है पोजीशन समावता यानी स्थान समावता। और तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथे की बात की जाए तो चौथा आपका है मध्यावर्ती यानी कि मेटामेरिज्म। और पांचवा जो है वो है टाटोमेरिज्म। ठीक है, तो 5 प्रकार के आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं। अब बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म मेनली 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है जियोमेट्रिकल और दूसरा है ऑप्टिकल। जियोमेट्रिकल यानी ज्यामितीय समवता और प्रकाशिक समवता, यानी कि देखिए जब आपसे पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगर बात किया जाए, आपसे पूछा जाए स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं, अगर पूछा जाए कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे कि मेनली ये 2 प्रकार के होते हैं। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया जियोमेट्रिकल। कौन सा? जियोमेट्रिकल। और दूसरा है ऑप्टिकल। दूसरा क्या है? ऑप्टिकल है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के स्टीरियो आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं। तो आपसे बात किया जाए कि आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं तो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब बात किया जाए कि अगर स्ट्रक्चरल की बात किया जाए कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है तो आप बताएंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मेनली डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स। और अगर बात किया जाए स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तो ये 2 पार्ट में है। पहला है जियोमेट्रिकल और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं कि इसके डिफरेंस की। जो पूछ रहा था कि डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी कि संरचनात्मक और त्रिविमीय समवता में अंतर क्या है। तो इसमें अंतर क्या होता है, एक बेसिक सी चीज है, उसको आप समझना है। द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंटेन द डिफरेंट बॉन्डेड पेयर ऑफ एटम। देखिए जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो कंटेन करता है डिफरेंट बॉन्डेड पेयर एटम को, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो कंटेन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। मतलब कि जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो डिफरेंट बॉन्ड पेयर के एटम को कंटेन करता है यानी लिंक करता है, लेकिन जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो क्या करता है, वो डिफरेंट टाइप्स यानी कि वो डिफरेंट टाइप के एटम को नहीं कंटेन करता है, वो स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम को कंटेन करता है। हिंदी में समझ लेते हैं कि संरचनात्मक व त्रिविमीय समवता में अंतर क्या है। तो अंतर इतना है कि संरचनात्मक समवता परमाणुओं के परस्पर भिन्न बंधों के कारण होती है। जो संरचनात्मक समवता होती है वो परमाणुओं के परस्पर बंधों के कारण होती है, जबकि जो आपकी त्रिविमीय समवता होती है वो परमाणुओं के भिन्न भिन्न त्रिविमीय विन्यास के कारण होती है, त्रिविमीय विन्यास के कारण होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया आपसे कि राइट शॉर्ट नोट ऑन होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन। आखिर में होमोलिटिक तथा हेटेरोलिटिक विदलन होते क्या हैं, इन पे टिप्पणी आपको लिखना है। देखिए कभी कभी टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है आपसे, ठीक है, आपको टिप्पणी लिखने के लिए आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता रहता है। और आपके ये मानकर चलिए सेक्शन बी की बात किया जाए, अगर आपसे सेक्शन बी की बात किया जाए तो आपके सेक्शन बी में भी पूछा जाता है और सेक्शन सी मतलब कि लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्नों में भी पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि होमोलिटिक तथा हेटेरोलिटिक विदलन पर टिप्पणी लिखनी। तो सबसे पहले हम विदलन की बात कर लेते हैं कि आखिर में विदलन में जो आपका प्रोसेस है वो होता क्या है। तो विदलन में होता क्या है कि व्हेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन देन द ओल्ड कोवैलेंट बॉन्ड आर ब्रोक।
मतलब कि जब किसी कार्बनिक अभिक्रिया में कार्बनिक अणु भाग लेते हैं तब क्या होता है, जो पुराने सहसंयोजक बंध होते हैं वो टूट जाते हैं एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्मेट, और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका जो रिजल्ट होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्यू मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जब भी किसी कार्बनिक अभिक्रिया में कार्बन अणु भाग लेते हैं तब पुराने जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और नए बंध बन जाते हैं। तथा जो नए अणु भी बनते हैं तो सहसंयोजक बंध जो है वो दो प्रकार से टूट सकता है। एक किस प्रकार से, दो प्रकार से। कौन कौन से प्रकार से, एक सममित और एक असममित प्रकार से। ठीक है, तो इसी को कहते हैं, सममित का मतलब होता है होमोलिटिक फिशन और असममित का मतलब होता क्या होता है, हेटेरोलिसिक फिशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सममित प्रकार से किस प्रकार से जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो किस प्रकार से टूटते हैं। तो सबसे पहले सममित प्रकार से देखते हैं कि होमोलिटिक फिशन में किस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो होमोलिटिक तथा हेटेरोलिटिक जो विदलन है, विदलन के बारे में, तो विदलन हमें क्या बताता है, हमें बॉन्ड के यानी सहसंयोजक बंध के टूटने के बारे में बताता है कि जो सहसंयोजक बंध होते हैं जब भी कोई कार्बनिक अभिक्रिया में जब कार्बनिक अणु भाग लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब कार्बनिक अणु इसमें भाग लेंगे तो जो कोवैलेंट बॉन्ड थे उनका क्या हो जाएगा, वह उनके जो पुराने बॉन्ड थे वो ब्रेक हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और जब ब्रेक हो जाएंगे तो एक नए बॉन्ड का निर्माण होगा और एक नए अणु का निर्माण होगा। तो जब वो अणु का निर्माण होगा तो वो दो प्रकार से होता है। एक हो सकता है जो बॉन्ड का टूटना है, यानी जो बॉन्ड का टूटना है वो दो प्रकार से होता है। विदलन इसी का मतलब है, इसी का नाम है। किस प्रकार से, एक है सममित और दूसरा है असममित। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक एक करके कि आखिर में होमोलिटिक फिशन में किस प्रकार से बॉन्ड का ब्रेक होता है, यानी बॉन्ड ब्रेक करते हैं। अब देखिए इस पर क्या होता है, इन सच टाइप ऑफ फिशन both shared electron are distributed equally among the bonded atom, that is the bond the atom of group involved in a bond get the separate by ranking and there the shared paired electron forming two free radicals। मतलब ये कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है, इन सच टाइप्स ऑफ फिशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस प्रकार के, देखिए हिंदी में समझिए, आपको इंग्लिश में मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इसलिए हिंदी लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस पर देखते हैं कि आखिर में समास विखंडन या होमोलिटिक विखंडन किसे कहते हैं या सममित विखंडन किसे कहते हैं। तो सममित विखंडन में होता क्या है कि इस प्रकार के विखंडन में जो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन का बंधित परमाणु में बराबर विभाजन हो जाता है, अर्थात बंध से जुड़े हुए दोनों परमाणु समूह अपने अपने साझे का इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं और मुक्त मूलक बनाते हैं और फ्री रेडिकल बनाते हैं। ये सममित में होता है। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे देखते हैं ये एग्जाम्पल दिया गया है ना, देखिए RX, इसे हम RX को किस किस नाम से जानते हैं, RX को हम कह सकते हैं एल्किल हैलाइड के नाम से इसे जान सकते हैं, या इसे और हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और हम इसे इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, जो ये दिखा रहा है कि ये अपने साझे का इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो रहे हैं। लेकिन ये देखिए, अगर दिया गया है आपसे, आपका जो पहला एग्जाम्पल दिया गया है RX दिया गया है, तो इसमें जब होमोलिटिक फिशन होगा तो ये क्या करेगा, जो R है ये अपने साझे का इलेक्ट्रॉन लेकर के RX से अलग हो जाएगा, यानी बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड का ब्रेक कब होगा, बॉन्ड का ब्रेक कैसे होगा, जब इसमें होमोलिटिक विदलन लगेगा तब क्या करेगा, जो R है वो अपने साझे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और जो
हैलाइड है ये अपने साझे का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेक करके ये बनाएगा R+X और मुक्त मूलक के रूप में इसे प्रदर्शित करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। जैसे क्लोरीन की बात किया जाए तो Cl इस प्रकार से बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब इनका बॉन्ड ब्रेक होगा तो इनके बॉन्ड में ब्रेक, जब इनका बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, इनमें होमोलिटिक फिशन लगेगा। क्या, असममित विदलन के कारण इनके बॉन्ड में दरार आएगी और जब दरार आएगी तो इनका क्या करेगा, बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा। और कैसे ब्रेक कैसे होगा, जैसे जो ये बॉन्ड है इसमें विचलन जब आएगी, दरार जब आएगी तो ये बॉन्ड टूटेगा और टूटेगा तो यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो पाए जाएंगे। तो ये अपना सहसंयोजक बॉन्ड के कारण जो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और क्या करेगा, ये Cl+Cl मुक्त मूलक के रूप में देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब बात कर लेते हैं हेटेरोलिटिक फिशन की। विषम विखंडन या हेटेरोलिटिक बंध के बारे में बात करते हैं कि क्या है। तो इन दिस कोवैलेंट बॉन्ड अंडर द गैस फिशन एसिमेट्रिकली, दैट इज द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर गोes विथ एनी वन एटम और फ्रेगमेंट द टू चार्जेड आयन आर फॉर्मेड। बात किया जाए इसमें तो विषम विखंडन की बात किया जाए या हेटेरोलिटिक बंध के बारे में बात किया जाए तो इसका जो फॉर्मेशन होता है ये इस प्रकार से होता है। विखंडन किस प्रकार से होता है, इसमें जो सहसंयोजक बंध होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं, उनका विखंडन जो होता है वो असममित रूप से होता है। किस रूप से, असममित रूप से होता है। अर्थात साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा, जो साझे का इलेक्ट्रॉन जोड़ा होता है वो किसी एक परमाणु खंड के साथ चला जाता है और दोनों धनावेशित आयन बनते हैं। दोनों क्या बनते हैं, धनावेशित आयन। देखिए अब वहाँ पर क्या हो रहा था, हेटेरोलिसिस में क्या होता था कि वहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, ब्रेक हो रहा था, वो क्या कर रहे थे, वो दोनों अपना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लेकर के और बॉन्ड ब्रेक करते थे। लेकिन यहाँ पर फंडा थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर क्या होगा कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होंगे उनमें जो असममित रूप से जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा पाया जाएगा तो वो किसी एक, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी एक के साथ जाएगा और दोनों धनावेशित रूप से प्रदर्शित होंगे। जैसा कि इसमें देखा जाए RX में, तो इसमें क्या करेगा, R के पास तो बॉन्ड है नहीं तो इसके पास बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा RX, और जैसे ही यहाँ पर बॉन्ड का ब्रेक होगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज क्यों आएगा, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और X के पास क्या होगा, X के पास ऑलरेडी माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होगा, ये कैटायन और ये एनायन कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब अगला जो आपका प्रश्न है, वो पूछा गया है, गिव ए बर्थ अकाउंट ऑफ कंपाउंड ऑफ इनर्ट और नोबल गैसेस। पूछा गया है कि निष्क्रिय अथवा आदर्श गैसों के यौगिक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो हम सबसे पहले नोबल गैस कितने हैं उनको समझ लेते हैं। नोबल गैस कितने हैं, नोबल गैस की संख्या कितनी है, तो नोबल गैस की संख्या कितनी है, 6 है। कौन कौन सी, हीलियम, नियान, अर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के नोबल गैस पाए जाते हैं। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। इसी प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी, जिस प्रकार से यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इसी प्रकार से आप लोग आंसर राइटिंग करिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे प्यारे दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन अब तक प्राप्त होता रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकालते हैं, आपको मैंने अब्बाऊ का नियम बताया था और उस प्रकार से हम निकालेंगे। देखिए हीलियम का हम अगर निकालेंगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का
एटॉमिक नंबर 2 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हीलियम का कितना होता है 2। तो आपको मैंने बताया है एस कक्षक में 1s2 2s2 2p6 3s2, इतनी बात ध्यान रखेंगे आप। अब आपको जो सर्किल मैंने बताया था कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, ये सारी बातें मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दी है, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर परमाणु क्रमांक 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा। अगला जो है नियान, इसका कितना है 10 है, तो 10 का निकालिए 1s2 2s2 2p6, तो 2 और 2 4 और 6 10, इसमें 10 है। अब हम आर्गन का ऐसे निकालेंगे, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा। अब हम कंप्लीट आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। क्रिप्टॉन का आप निकाल लीजिए, तो क्रिप्टॉन का 36 होता है, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p6, इनको आप ऐड कर लीजिए। ये 10 हो गया, 10 20 20 6 26 और 2 28 2 30 6 36, ठीक है। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जाए, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। चलिए अब हम आउटर मोस्ट सेल की बात कर लेते हैं कि जो इनर्ट गैस होते हैं इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट इज NS2 और NP6, इतनी बात समझ में आ गई। जितने भी इनर्ट गैस हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके आउटर मोस्ट सेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे NS2 और NP6 में। अब मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए आउटर मोस्ट सेल की, यहाँ पर भी S2, देखिए आपको हीलियम का छोड़ के और सब में, सबके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सबके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इतनी बात समझ में आ गई आपके। तो इनर्ट गैस का जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो क्या होगी, NS2 और NP6 होगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे ध्यान देते हैं। तो आदर्श गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है NS2 NP6 होता है। अब बात कर लेते हैं जो दूसरा पॉइंट इसका है कि पहली बात तो हो गई कि आदर्श गैस में पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पूछा गया गिव ए वर्ड अकाउंट ऑफ द कंपाउंड ऑफ इनर्ट और नोबल गैसेस, निष्क्रिय अथवा आदर्श गैस के यौगिक का संक्षिप्त विवरण देना। तो पहला तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो दूसरा इनका जो दूसरा महत्व है वो समझते हैं। दूसरा क्या है, द नोबल गैसेस आर कलरलेस। जो नोबल गैस होते हैं वो क्या होते हैं, वो कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और ट्रांसलेस एंड नॉन फ्लेमेबल अंडर स्टैंडर्ड कंसेशन। यानी कि आदर्श गैस जो होते हैं वो अक्रिय गैस होते हैं। जो हीलियम, जैसे मान लेते हैं हीलियम, नियान, अर्गन, क्रिप्टन, जेनान तथा रेडान आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। ये कौन सा तत्व है, ये जो आपके इनर्ट गैस हैं ये आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। किस वर्ग के, शून्य वर्ग के तत्व हैं। तो इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आवर्त सारणी के ये शून्य वर्ग के तत्व हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं हम आगे की तरफ। देखिए शून्य वर्ग के तत्व जो होते हैं वो रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। शून्य वर्ग के आवर्त सारणी के आपके शून्य वर्ग के जो तत्व होते हैं वो रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, जिन्हें हम इनर्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसका कारण इन तत्वों को अक्रिय गैस तथा उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। रेडान को छोड़कर सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। रेडान को छोड़ करके और जितनी भी गैस हैं यानी 5 प्रकार की गैसें ये वायुमंडल में पाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब ये तीसरा पॉइंट इनका देखते हैं। पूछा गया है इन दिस ग्रुप ओनली जेरान मेक्स सम कंपाउंड लाइक द
जेनान डाईफ्लोराइड यानी कि XeF2, जेनान डाईफ्लोराइड, जेनान टेट्राफ्लोराइड, जेनान टेट्राफ्लोराइड का फार्मूला क्या होगा XeF4, और जेनान हेक्साफ्लोराइड यानी कि इस प्रकार के इस ग्रुप में केवल जो है जेनान ही कुछ यौगिक बना पाता है, जैसे कि जेनान डाईफ्लोराइड, जेनान टेट्राफ्लोराइड, जेनान हेक्साफ्लोराइड, जेनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड और जेनान डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड। बाकी अगर बात किया जाए हीलियम, नियान और आर्गन की तुलना में, तो जेनान की जो संयोजकता है वो इलेक्ट्रॉन संयोजकता जो होती है वो इलेक्ट्रॉन काफ़ी कमज़ोर होते हैं आर्गन की तुलना में, यानी हीलियम, नियान और आर्गन की तुलना में जो जेनान की संयोजकता होती है उनके इलेक्ट्रॉन काफ़ी कमज़ोर होते हैं, इसलिए जेनान ज़्यादा रिएक्टिव होकर के यौगिक बनाता है, इसलिए जेनान जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होकर के यौगिक। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये पूछा गया वेस्पर थ्योरी। इसमें क्या पूछा गया है, वेस्पर थ्योरी आपसे पूछी गई है। वेस्पर थ्योरी क्या होती है, तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, ये लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको मिलने हैं 10 नंबर और ये आपके सेक्शन सी में पूछा जाना है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत क्या है और इसका उपयोग क्या है, इस पर हम बात करेंगे। यानी व्हाट डू यू मीन बाई बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी की। तो ये जो थ्योरी थी यानी वेस्पर थ्योरी सिद्धांत जो था वो किसने दिया था, तो उसको गिलेस्पी और नाइम होल ने दिया था। किसने दिया था, गिलेस्पी और नाइम होल ने दिया था। किसने दिया था, नाइम होल ने दिया था। और उन्होंने इसमें बताया क्या, उन्होंने एक कोवैलेंट बॉन्ड की, एक कोवैलेंट कंपाउंड की क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेन किया था और उनके किस पे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, यानी कि ज्योमेट्री उनकी बताई थी, ठीक है। और उसी पर आधारित है आपकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कोवैलेंट बॉन्ड के ज्योमेट्री को, तो उसके जो कोवैलेंट बॉन्ड की ज्योमेट्री थी उसको फाइंड करने के लिए जो गिलेस्पी और नाइम होल साहब थे, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने वेस्पर थ्योरी तैयार की। कौन सी थ्योरी, वेस्पर थ्योरी तैयार की, जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कोई भी कोवैलेंट यौगिक है या कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, उसकी ज्यामिति किस प्रकार से हम निकालेंगे, इसकी चर्चा हमें करना है बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए अब हम समझ लेते हैं इसको, वेस्पर थ्योरी को। तो दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाई R.J. गिलेस्पी एंड R.S. नाइम होल टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल, दिस थ्योरी हैज़ फॉलो रूल्स। ये इस थ्योरी के जो है कुछ प्रमुख नियम हैं उनको बात करते हैं। देखिए ये जो थ्योरी थी वेस्पर थ्योरी को गिलेस्पी तथा नाइम होल ने सहसंयोजक अणु की ज्यामिति की व्याख्या करने के लिए ही ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के लिए निम्नलिखित नियम है। कौन से नियम है इसको हम समझते हैं। तो पहला जो रूल है वो है द शेप ऑफ द कोवैलेंट मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इनका कहना ये है, जो इसका पहला नियम है ये कहता है कि सहसंयोजक अणुओं की आकृति जो होगी वो अणु के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बंद युग्म व एकांकी युग्म में उपस्थित उनकी उपस्थिति पर निर्भर करेगी, ठीक है। दूसरी बात कि दीज इलेक्ट्रॉन पेयर आर सब्स्टिट्यूटेड इन द शेप ऑफ
पॉसिबल सो दैट देयर इज द मिनिमम रिपल्सन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी देम। इनका कहना यह है कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो होंगे वो स्पेस में संभावित अधिकतम दूरी पर रहते हैं, जिनमें क्या होगा कि न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है, जिनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है तथा अणु का स्थायित्व जो होता है वो अधिक हो जाता है, उस अणु का स्थायित्व जो होता है वो अधिक हो जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब आगे देखते हैं। वेस्पर थ्योरी में हम बात करेंगे, जैसे कुछ टेबल दिए गए हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड पेयर क्या है, उनकी ज्योमेट्री क्या है, तो इसकी ज्योमेट्री हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे फाइनली, तो इस पर हम बात करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल दिए गए हैं, यहाँ पर संकरण संख्या दी गई है, हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर दिया गया है बॉन्ड पेयर, क्या दिया गया है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। कौन सा, लोन पेयर प्लस y का मान हमेशा 0 रहेगा। फिर बॉन्ड पेयर बताना है, फिर आपको ज्योमेट्री बताना है। तो अगर हम बात करें कि BeCl2 मॉलिक्यूल में, तो BeCl2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर होंगे वो कितने होंगे, 2, और लोन पेयर की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो इनका जो कंप्लीटली कितना निकलेगा, इनका जो मान होगा वो 4 आ जाएगा। तो जब 4 आएगा तो इतनी बात याद रखिएगा, जब भी आपका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर आए तो जो आपका बॉन्ड पेयर हो जाएगा वो उसमें से हाफ हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर जो एन का मान है वो 4 है, तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, तो बॉन्ड पेयर की संख्या 2 हो जाएगी। और जब भी किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड पेयर में, जो किसी भी मॉलिक्यूल में जब बॉन्ड पेयर की संख्या 2 हो, तब क्या होगा, तब वहाँ पर लीनियर होगी, जो उनकी आकृति होगी, जो उसकी ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, लीनियर होगी। इसी प्रकार से हम बात करते हैं BF3 मॉलिक्यूल की, तो इसमें जो संकरण पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। जो संकरण संख्या होगी वो क्या होगी, sp2 होगी। और जो इसका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का फॉर्मेशन है वो कितना आएगा, n का मान कितना आएगा, 6 आएगा। और जब 6 होगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर, तो उसमें जो बॉन्ड पेयर की संख्या हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। और जब बॉन्ड पेयर 3 आएगा, यानी बॉन्ड पेयर की संख्या अगर जब 3 आती है तो वहाँ पर जो ज्योमेट्री बनेगी वो क्या होगी, वो ट्राइगोनल होगी। तब वो जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब तीसरे पॉइंट को देखते हैं, CH4 मॉलिक्यूल की। हम बात करें CH4 में, तो CH में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कुल मिला के कितनी है, कुल मिला के 8 है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो जब हम आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 रहेगी तो उसमें जो बॉन्ड पेयर की संख्या होगी वो 4 हो जाएगी। और जब भी बॉन्ड पेयर की संख्या 4 होगी, किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड पेयर की संख्या अगर 4 है तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, वो टेट्राहेड्रल होगी। कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। और टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में जो संकरण बनेगा वो क्या बनेगा, sp3 बनेगा। क्या बनेगा, sp3 बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगले बात करते हैं PCl5 मॉलिक्यूल की, कि PCl5 मॉलिक्यूल में जो संकरण संख्या होगी वो पाई जाएगी sp3d। क्या पाई जाएगी, संकरण की संख्या sp3d पाई जाएगी। और बात करें हम PCl मॉलिक्यूल की, तो इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 10 होगी। क्यों 10 होगी, क्योंकि जो इसमें बॉन्ड पेयर की संख्या है वो 5 है और लोन पेयर की भी संख्या 5 है। तो 5-5 का कॉम्बिनेशन यानी कि कुल मिलाकर 10 हो गया। और जब n का मान 10 है, जब n का मान 10 है तो इसमें बॉन्ड पेयर कितना होगा, जब n का मान 10 आया तो बॉन्ड पेयर क्या होगा, 5 होगा। और जब बॉन्ड पेयर 5 होगा तो जो इसकी आकृति होगी, जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, वो ट्राइगोनल प्लेनर बाईपिरामिडल होगी। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं लास्ट जो SF6 मॉलिक्यूल की, XF6 मॉलिक्यूल की, तो इसमें जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या है वो 6 है। और 6 मतलब कि 12 इलेक्ट्रॉन, n का मान इसमें आ गया 12। तो जब n का मान 12 आ गया तो आपका जो बॉन्ड पेयर की संख्या हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। और जब बॉन्ड पेयर की संख्या 6 हो जाएगी तो वहाँ पर जो आपकी ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी, वो ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, और इसमें जो संकरण पाया जाएगा SF6 मॉलिक्यूल में वो पाया जाएगा sp3d।
D2। अब बात करते हैं अगले मॉलिक्यूल की IF7 के बारे में। तो IF7 मॉलिक्यूल में जो संकरण संख्या होगी वो है sp3d3। संकरण संख्या क्या है? sp3d3 है। और इसमें जो N का मान आएगा वो 14 आएगा, क्योंकि इसमें बॉन्ड पेयर की संख्या जो है, इसमें जो बॉन्ड पेयर की संख्या है वो 7 है। इसमें बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी है? बॉन्ड पेयर की संख्या 7 है। लेकिन बात करें हम लोन पेयर की, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? 8 होंगे। तो कुल मिला के 7 और प्लस 8 इक्वल टू 14। और अगर हम बात करें कि N का मान अगर 14 है तो इसमें जो बॉन्ड पेयर हैं उनकी संख्या कितनी होगी? तो उनकी संख्या 7 हो जाएगी। उनकी संख्या कितनी होगी? 7 हो जाएगी। और जब बॉन्ड पेयर की संख्या 7 हो, और दूसरी चीज़ आपको देखनी है, आपको इसमें देखना क्या है कि जब भी आपका संकरण sp3d3 हो, और दूसरी बात जब बॉन्ड पेयर आपका 7 हो, तब आपका जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगी। वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको किसी भी मॉलिक्यूल की अगर ज्योमेट्री चेक करनी है, आपको अगर ज्योमेट्री चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले आप संकरण संख्या देखेंगे। संकरण संख्या देखेंगे कि संकरण क्या है इसका। और दूसरा जो चीज़ आपको देखना है, जो दूसरा टॉपिक देखना है, वो देखना है आपको बॉन्ड पेयर की संख्या। इसलिए बॉन्ड पेयर की संख्या। और बॉन्ड पेयर कैसे निकलेगा? तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का एडिशन और उसमें से हाफ कर दीजिए बॉन्ड पेयर, यानी कि N का मान आपका निकल आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम दूसरे केस की बात करते हैं कि इनका जो दूसरा रूल है वो क्या कहता है। तो वेस्पर्स थ्योरी का जो दूसरा रूल है, जो दूसरा नियम है, वो कहता है द मॉलिक्यूल will have regular geometry if all hybridization orbital of central atom contain only bond pair of electron। जो इनका दूसरा नियम है, जो वेस्पर थ्योरी का तीसरा नियम है, वो ये कहता है कि किसी भी सेंट्रल एटम में, यानी केंद्रीय परमाणु के सभी संकरित ऑर्बिटल में बंद इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होंगे। जो बॉन्ड युग्म उपस्थित होंगे उनके अणु की जो ज्योमेट्री होगी, उन अणु की जो आकृति होगी वो क्या होगी? वो नियमित होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब इनका तीसरा नियम क्या कहता है, इसको समझते हैं कि इसका जो तीसरा नियम है वो कहता है द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इफ वन और मोर ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स। मतलब इनका तीसरा नियम जो कहता है वो कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो डिस्टर्ब तब तक नहीं होगा जबकि उसमें उसके जो बाहरी युग्मी के इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे? वो सेंट्रल एटम में केंद्रीय परमाणु में जो संकरित ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या को डिस्टर्बेंस तब होगी। और जब इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होगा तब क्या हो गया? उनके जो इलेक्ट्रॉन में उपस्थिति होगी उसके बॉन्ड एंगल में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं तीसरे नियम को फिर से हिंदी में कि तीसरा जो इनका नियम कहता है वेस्पर थ्योरी का, केंद्रीय परमाणु के एक या अधिक संकरित ऑर्बिटल यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने पर, एकांकी इलेक्ट्रॉन मतलब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होने पर अणु की आकृति जो होती है वो क्या हो जाती है? वो बिगड़ जाती है या विकृति हो जाती है, उनका अलग अलग हो जाता है। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में जब एकांकी इलेक्ट्रॉन यानी एक से अधिक जब इलेक्ट्रॉन उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ जाएंगे तो उनका यानी उस मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड यानी बंद कोण होगा वो क्या हो जाएगा?
वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये इनका तीसरा रूल कहता है, इनका तीसरा नियम कहता है। अब हम चौथे रूल की बात करते हैं। इनका चौथा नियम क्या कहता है? इनका चौथा नियम ये बताता है कि ग्रेटर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। मतलब कि ये कह रहे हैं कि केंद्रीय परमाणु पर एकांकी युग्म की संख्या जितनी अधिक होगी अणु की ज्यामिति भी उतनी विकृति होगी। यानी कि ग्रेटर ऑफ द नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम देन will be the distribution of geometry molecule are confirmed by its position, यानी कि केंद्रीय परमाणु पर जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है उनकी संख्या क्या है? उनकी संख्या अधिक होगी जब उस अणु की ज्यामिति भी जितना ही, देखिए केंद्रीय यानी सेंट्रल एटम परमाणु में जब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या अधिक हो जाएगी, एकांकी इलेक्ट्रॉन की संख्या जब अधिक हो जाएगी तो उनमें जो विकृति होगी उस अणु की वो भी अधिक हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये वेस्पर थ्योरी कहती है। अब पांचवा नियम देखते हैं। पांचवा नियम क्या कहता है? इनका जो पांचवा नियम है, आपको जब आपसे पूछेगा तो आपको उसके सारे नियम बताने होंगे। जब आपको वेस्पर थ्योरी जब डिफाइन करना होगा तो आप उनके सारे नियम को डिफाइन करना होगा आपको। ठीक है, पांचवा नियम क्या कहता है? पांचवा नियम कहता है द लेसर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, द लेसर इज द बॉन्ड एंगल, यानी कि केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता जितनी कम होगी बंद कोण उतना ही कम होगा। देखिए जितना ही सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उतना ही बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा? वो भी कम होगा, उतना ही कम बॉन्ड एंगल बनेगा। ठीक है, दूसरी बात और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं विथ द इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, यानी बढ़ते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस परमाणु के बढ़ती हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अनुसार अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम द बॉन्ड पेयर शिफ्टेड समव्हाट अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। मतलब कि ये कह रहे हैं कि केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु की विद्युत ऋणता अगर बढ़ती है तो बढ़ने के साथ साथ जो बद्ध युग्म केंद्रीय परमाणु से जो कुछ दूर खिसक जाते हैं उनके कारण जो युग्म में जो बंध युग्म में प्रतिकर्षण क्या हो जाता है? जब बंध युग्म का प्रतिकर्षण कम हो जाएगा, कब हो जाएगा? जब उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो बंध युग्म होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो कुछ दूर जब खिसक जाएंगे तब क्या हो जाएगी? तब उसके जो बंध युग्म की प्रतिकर्षण क्षमता हो जाती है वो कम हो जाती है और कोण को यानी बंध कोण भी उनका बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है, उनका बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है। इतनी बात आप ध्यान रखिए। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। Pi3 का जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज कर रहा है ग्रेटर देन PbR3। तो PbR3 का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? देखिए Pi3 मॉलिक्यूल का कितना है? 102 और PbR3 का कितना है? 101.5 डिग्री और PCl3 का कितना है? 100। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए गए हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से घटती है बॉन्ड एंगल। किस प्रकार से घटती है वो वेस्पर थ्योरी में समझाया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है राइट द शॉर्ट नोट ऑन द चिलेशन कंपाउंड, यानी क्लेथ्रेट यौगिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो आपको बताना है
कि क्लेथरेट एक ऐसी संरचना है, क्लेथरेट जो है ये आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा, यानी सेक्शन ए में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं मेरे प्यारे मित्रों। ये आपसे पूछा जाएगा सेक्शन ए में, तो ये प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसको भी मैंने बता दिया, ये इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम 2022 में पूछे जाने वाले हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। समझते हैं कि क्लेथरेट यौगिक क्या होते हैं। तो क्लेथरेट यौगिक एक ऐसी संरचना है जो पानी के अणुओं को सीमित शर्तों के अंतर्गत आने वाले बॉन्ड के साथ जटिल नेटवर्क के अणुओं का निर्माण करता है और पिंजरे की तरह दिखने वाली संरचना होती है। क्लेथरेट यौगिक की जो संरचना होती है वो पिंजरे की तरह दिखने वाली संरचना होती है और इसका जो बॉन्ड नेटवर्क हो जाता है उस अणु का, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है सीमित। किसके अंतर्गत? क्लेथरेट यौगिक के अंतर्गत। तो इसकी संरचना पिंजरे के नुमा आकार होती है, जैसे गैस अवस्था में पाया जाता है। यह जो है क्लेथरेट जो होता है ये गैस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? गैस अवस्था में ये पाया जाता है। और हम बात करें जैसे उदाहरण कि बर्फ़ की संरचना में अर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ेनान उलझी हुई संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल को हम देखेंगे, लेकिन आपको आंसर किस प्रकार से लिखना है तो इसी प्रकार से आंसर को लिखना है, इतना ही आपको लर्न करना है, आप तैयार करेंगे, ठीक है। क्लेथरेट इज ए स्ट्रक्चर इन विच H2O molecule under the certain condition want to form complex network of molecule that the forming of cake like the structure of the क्लेथरेट एज गेस्ट मॉलिक्यूल विच इज ए गैस। देखिए जो क्लेथरेट यौगिक होता है वो एक गैस है और एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि क्रिप्टॉन और आर्गन और ज़ेनान जो होते हैं वो बर्फ़ में एक उलझी हुई संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके आने वाले परीक्षा में 2022 में पूछा जाना है, तो आप लोग इस प्रश्न को जरूर तैयार करिएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, व्हाट इज इंक्लूजन कंपाउंड, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंक्लूजन कंपाउंड एंड चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। इंक्लूजन यौगिक एवं आवेश स्थानांतरण संकर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंक्लूजन कंपाउंड क्या है, तो बात कर लेते हैं इंक्लूजन कंपाउंड की। तो दीज यानी दोज कंपाउंड विच आर फॉर्मेड व्हेन द होस्ट कंपाउंड इज कैपेबल टू फॉर्म ए क्रिस्टल लैटिस इन विच देयर आर स्पेसीज फॉर्म ऑफ सुटेबल साइज इन विच द केस्ट मॉलिक्यूल कैन फिट आर नोन एज इंक्लूजन कंपाउंड। यानी कि वह यौगिक जिनके मूल यौगिक के क्रिस्टल जालक में, वह यौगिक जिनके मूल यौगिक के क्रिस्टल जालक में निश्चित आकार के रिक्त स्थान पाए जाते हैं और जिनमें दूसरे अणु स्थान ग्रहण कर सके, उसमें जो रिक्त स्थान हो उसमें क्या करें, दूसरे अणु भी, जो दूसरे अणु हैं वो भी स्थान ग्रहण कर सके, उन्हीं को हम कहते हैं इंक्लूजन कंपाउंड कहते हैं। इन यौगिक में मूल यौगिक तथा मूल यौगिक जो होते हैं वो स्थान ग्रहण करने वाले अणुओं के मध्य जो होते हैं वो कोई बंध कोण नहीं बनाते हैं, यानी कि कोई भी बंधन नहीं होता है। उन्हें केवल वांडर वाल्स पोल यानी वांडर वाल्स बल ही बाधित किए रहता है, यानी वांडर वाल बल के कारण ही वो बाधित होते हैं यानी बने रहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण देखते हैं ग्रेफाइट की, उदाहरण देखते हैं ग्रेफाइट क्लोरीन तथा क्षारीय धातु और फ्लोरीन के साथ जो सैडविक प्रकार के इंक्लूजन कंपाउंड बनता है, जो उसके साथ किस प्रकार का इंक्लूजन कंपाउंड बनता है, तो इनके साथ बनता है सैडविच प्रकार का, इसके प्रकार का सैडविच, और इस प्रकार का इंक्लूजन कंपाउंड बनेगा, तो ये बनेगा सैडविच प्रकार का इंक्लूजन कंपाउंड। इसी प्रकार से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो आपको
लिखना क्या है अगर आपसे पूछा जाए, इंक्लूजन कंपाउंड अगर आपसे पूछ लिया जाए, और अगर ये सेक्शन ए में आपसे पूछा जाए, किसमें, सेक्शन ए में पूछा जाए कि सेक्शन ए में किस प्रकार से आप लिखेंगे, तो सेक्शन ए में आप बताएंगे कि दोज कंपाउंड विच आर फॉर्मेड व्हेन द होस्ट कंपाउंड इज कैपेबल फ्रॉम ए क्रिस्टल दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड इंक्लूजन कंपाउंड। यानी कि अक्सर आपसे 1 नंबर में पूछा जाए, सेक्शन ए में पूछा जाए, तो आप बताएंगे वो यौगिक जिनके मूल यौगिक के क्रिस्टल जालक में निश्चित आकार की रिक्त स्थान पाया जाता है और उसमें अलग यानी कि दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करे, स्थान ग्रहण कर सके। इस प्रकार के यौगिक को हम इंक्लूजन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, इतनी बात समझ में आ गई। दोस्तों आज की ये क्लास आप सबको कैसी लगी आप लोग बताएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स की, जो आपसे पूछा जाता रहता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स इसे कहते हैं आवेश हस्तांतरण कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और ये आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जब भी इंक्लूजन कंपाउंड पूछा जाएगा तो आपसे चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, तो चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स आर फॉरवर्ड इन विच वन मॉलिक्यूल बिहेव एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। यानी कि जब एक अणु इलेक्ट्रॉन दाता की भांति व्यवहार करे, जब कोई भी अणु हो और वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनर की भांति व्यवहार करे, उस इलेक्ट्रॉन डोनर की भांति व्यवहार करे, तब आवेश का जो स्थानांतरण होता है, तब आवेश का जो स्थानांतरण होगा वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। आवेश का जो स्थानांतरण होगा वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर प्रोसेस ऑफ लो इनिशियल पोटेंशियल while the electron accept has the high electron affinity and low energy valence orbital। मतलब कि इलेक्ट्रॉन दाता जो आयनन विभव होता है, जो इनिशियल पोटेंशियल होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्राही एक उच्च इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तथा न्यून रिक्त ऊर्जा का ऑर्बिटल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक बनी रहती है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो इस प्रकार से हम बात करते हैं आवेश स्थानांतरण कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, इसमें बात करेंगे आवेश स्थानांतरण कॉम्प्लेक्स में, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले आपको बताना है कि आखिर में आवेश स्थानांतरण कॉम्प्लेक्स होता क्या है, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स होता क्या है। तो चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स वो होता है कि जब किसी भी अणु जब कोई अणु इलेक्ट्रॉन डोनर की भांति व्यवहार करे, यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता की भांति व्यवहार करे, और दूसरा अणु जो होता है, जैसे किसी भी कंपाउंड में दो अणु हो, एक क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन दाता की तरह व्यवहार करे और जो दूसरा है वो ग्राही की तरह व्यवहार करे। किस तरह, ग्राही की तरह, यानी कि एक तो दे रहा है, दूसरा लेने के मूड में है भाई, वो इलेक्ट्रॉन को चाह रहा अपनी तरफ आकर्षित करना। तो इस प्रकार का जब भी फॉर्मेशन हो तो आप समझ लीजिए ये क्या है, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, दूसरी बात आप समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन दाता का जो न्यूनतम आयनन विभव होता है, जो इलेक्ट्रॉन दाता का जो न्यूनतम आयनन विभव होता है वो क्या होता है, वो होता है कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन का आयनन विभव कम होता है। इलेक्ट्रॉनियल इनिशियल पोटेंशियल जो होता है वो लो होता है। क्या होता है, लो होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्राही का उच्च इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तथा न्यून रिक्त ऊर्जा ऑर्बिटल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों के आणविक ऑर्बिटल जो होंगे वो एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित हो जाते हैं। जो दोनों के आणविक ऑर्बिटल होंगे वो दोनों क्या करेंगे, वो एक दूसरे पर आणवित हो जाते हैं, एक दूसरे पर अतिव्यापित हो जाते हैं। इस कारण जो इलेक्ट्रॉन दाता है वो इलेक्ट्रॉन दाता की स्थिति में पाई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है और पाई ऑर्बिटल का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन ग्राही
के साथ साथ रिक्त ऑर्बिटल में हो जाता है। इसी को हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफर, इसी को हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। यानी कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो आवेश स्थानांतरण कॉम्प्लेक्स के आवेश स्थानांतरण कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप लिखेंगे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स मे बी रिगार्डेड एज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू कनेक्टिंग स्ट्रक्चर, द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर हेल्ड टुगेदर बाई वीक वैन डर वाल्स फोर्स। यानी कि आवेश स्थानांतरण कॉम्प्लेक्स दो अनुदाद संकरण यानी दो अनुदैर्ध संकरों का अनुदाद संकर माना जाता है। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही वैन डर वाल्स बल के कारण एक दूसरे से बंधे होते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पर दिया गया है ए प्लस बी, और ये क्या है, ये डोनर है और ये क्या है, ये एक्सेप्टर है। तो डोनर है, एक एक्सेप्टर है। देखिए यहाँ पर ए और बी दिया गया है, ठीक है, प्लस चार्ज। अब इसमें जो ए है वो क्या है, वो डोनर है, और बी क्या है, वो एक्सेप्टर है। तब इसमें चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, ए पर आ जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि एक क्या करेगा, एक तो अपने इलेक्ट्रॉन का डोनेट करेगा, और ए जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और बी क्या करेगा, यहाँ से अपना जो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये पूरी प्रक्रिया चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कहलाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप लोग को, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग को मैंने इम्पॉर्टेंट प्रश्न दे दिया है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको संग्रह दे दिया गया है। 2 मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको सॉल्व पेपर भी मैंने करा दिया गया है, और साथ ही साथ जूलॉजी और बॉटनी का मॉडल पेपर आप लोग को मैंने प्रोवाइड करा दिया है। चैनल पेज पर आप लोग जा करके आप लोग मॉडल पेपर तैयार कर लीजिए, मॉडल सॉल्व पेपर भी दे दिया गया है, और काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका मैंने आपको पहले चैप्टर से आपके जो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स थे उससे मैंने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है। पहला टॉपिक आपका है रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस एनर्जी क्या है। दूसरा जो था आपका था हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा जो टॉपिक था आपका वो था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और चौथा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। पांचवा जो आपका था वो था आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज पर। ठीक है, यानी कि कुल मिला के मैंने 7 क्लास आप लोग को बता दी है। आपके पहले चैप्टर से जो इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने सॉल्व करा दिया गया है। ठीक है, तो आज आप लोग कंप्लीट करिएगा इस प्रश्न को, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ लेकर के इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करिएगा। कम से कम 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा क्लास को। आप लोग यूट्यूब पर प्रीवियस वीडियो को भी रिवीजन कर लीजिए, सभी लोग प्रीवियस वीडियो का रिवीजन कर लीजिए। और अगली क्लास में मैं आप सबके लिए लेके आऊँगा आपके सेक्शन बी में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो अति महत्वपूर्ण है, यानी इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं कि 90% चांसेस रहेंगे, उन्हीं प्रश्न को कल मैं सॉल्व करूंगा। और इसके बाद में आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन टॉपिक बाय टॉपिक कर दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, हमारी क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।